1975 भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे अंधकारमय अध्याय। एक ऐसा दौर जब देश में आपातकाल था, जब बोलने की आजादी खामोश कर दी गई थी, जब संविधान को बदलने की तैयारी हो चुकी थी, संसद झुक चुकी थी, प्रेस पर ताले लग चुके थे और अदालतों में डर की गूंज थी। लगता था जैसे लोकतंत्र आखिरी सांसें गिन रहा हो। लेकिन इसी सन्नाटे के बीच सुप्रीम कोर्ट की उस गंभीर और भारी भरकम अदालत में एक आवाज उठी। न कोई सत्ता उसके साथ थी, न कोई सरकार, सिर्फ तर्क, सिर्फ संविधान और सिर्फ सच। जब बड़े बड़े जज भी चुप थे, तब एक दुबला पतला आदमी खड़ा हुआ और उसकी आवाज ने इतिहास को हिला दिया। कहा जाता है, जब वह अदालत में बोलता था तो कानून किताबों से बाहर आकर जिंदा हो जाता था। लोग उसे कहते हैं द कोर्ट रूम जीनियस। यह कहानी है उस वकील की जिसने अकेले खड़े होकर इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती दी। यह कहानी है उस इंसान की जिसने भारत के संविधान को बिखरने से बचा लिया। उस आदमी का नाम था नानी पालखीवाला। और यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह भारत के लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई थी। चैप्टर 1, द चाइल्डहुड। 1920 का दशक। बॉम्बे शहर की एक साधारण सी पारसी कॉलोनी। न कोई शोर शराबा, न कोई विशेष पहचान। यहीं जन्म हुआ नानी पालखीवाला का एक मध्यम वर्गीय परिवार में। घर साधारण था, पर सपने असाधारण बनने वाले थे। लेकिन बचपन उनके लिए आसान नहीं था। नानी को एक गंभीर समस्या थी, हकलाहट। एक ऐसी कमी जो बच्चे को भीतर ही भीतर तोड़ देती है। क्लास में बोलने से डर, लोगों के सामने आने से झिझक, हर शब्द बोलने से पहले एक लड़ाई। किसे पता था कि जो बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता, वही एक दिन दुनिया के सबसे महान वक्ताओं में गिना जाएगा। लेकिन नानी ने हार नहीं मानी। वो घंटों आईने के सामने खड़े होकर शब्दों से दोस्ती करते थे। हर अक्षर को, हर वाक्य को बार बार दोहराते थे। हकलाहट उनकी कमजोरी थी, पर मेहनत उनकी ताकत बन गई। और यहीं से जन्म हुआ एक और असाधारण गुण का, फोटोग्राफिक मेमोरी। जो किताब वो एक बार पढ़ लेते, वो शब्द सीधे उनके दिमाग में छप जाते। ज्ञान उनके लिए बोझ नहीं था, हथियार था। कॉलेज के दिनों में वो प्रोफेसर बनना चाहते थे। कानून नहीं, शिक्षा उनका सपना था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। सिर्फ पारसी होने की वजह से उन्हें कॉलेज में नौकरी नहीं मिली। भेदभाव ने उनका रास्ता रोक दिया। वो पल दर्द से भरा था, लेकिन वही दर्द उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। जिस दरवाजे ने उन्हें रोका, उसी ने उन्हें कानून की दुनिया की तरफ मोड़ दिया। और यही ठोकर आगे चलकर भारत के सबसे आइकॉनिक लीगल करियर की नींव बनी। चैप्टर 2, द जर्नी ऑफ अ स्टार लॉयर। 1946। वो दौर जब सपनों से ज्यादा संघर्ष इंसान के साथ चलता था। जब नानी पालखीवाला ने बॉम्बे बार काउंसिल में कदम रखा, तो उनके पास न कोई पारिवारिक लीगल बैकग्राउंड था, न कोई गॉडफादर। लेकिन उनके दिमाग में हर सेक्शन, हर क्लॉज और हर केस लॉ जिंदा रहता था। कानून उनके लिए सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था, वो उसे जीते थे। कोर्ट रूम में जब नानी बोलना शुरू करते, तो सन्नाटा छा जाता। उनकी हकलाहट कब उनकी ताकत बन गई, किसी को पता ही नहीं चला। वो ऐसे तर्क रखते जिनका जवाब सामने खड़ा वकील नहीं, कभी कभी जज भी तुरंत नहीं ढूंढ पाते। इतने तेज, इतने स्पष्ट और इतने प्रभावशाली कि महज 30 साल की उम्र में ही उन्होंने द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स जैसी किताब लिख डाली। एक ऐसी किताब जिसे आगे चलकर भारत की टैक्स बाइबल कहा गया। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। ये उस इंसान की पहचान थी जो बिना किसी सहारे के सिर्फ काबिलियत के दम पर आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे उनका नाम बॉम्बे के कोर्ट रूम से निकलकर पूरे भारत में गूंजने लगा। लोग कहने लगे, ये सिर्फ अच्छा वकील नहीं, ये आने वाला इतिहास है। लेकिन यही वो मोड़ था जहां कहानी खत्म नहीं, बल्कि असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। क्योंकि हर महान सफर में एक ऐसा पल आता है जहां काबिलियत से ज्यादा हिम्मत की जरूरत पड़ती है, और नानी पालखीवाला के लिए वो पल अब बस आने ही वाला था। चैप्टर 3, द क्लैश। सेविंग द सोल ऑफ इंडिया। 1970 का दशक। भारत एक अजीब मोड़ पर खड़ा था। लोकतंत्र जिंदा था, लेकिन उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। सत्ता के केंद्र में थीं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। संसद उनके साथ थी, संख्या बल उनके पास था, और सरकार यह मान चुकी थी कि संसद जो चाहे वही संविधान बन सकता है। दावा साफ था, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। मतलब संविधान बदला जा सकता है,
नागरिकों के अधिकार छीने जा सकते हैं और कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन सवाल यह था, अगर संविधान ही सुरक्षित नहीं तो लोकतंत्र किस काम का। और तभी भारत के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे गंभीर मुकदमा शुरू हुआ। केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार। 13 जजों की बेंच, देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर। और उस विशाल बेंच के सामने खड़ा था एक दुबला पतला आदमी, नानी पालखीवाला। न कोई नारे, न कोई भावनात्मक भाषण, सिर्फ तर्क, सिर्फ संविधान। नानी ने अदालत में दिनों नहीं, हफ्तों तक बहस की। उन्होंने एक ऐसी रेखा खींची जिसे आज तक कोई मिटा नहीं पाया। उन्होंने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ टॉय फॉर द पार्लियामेंट, इट हैज अ बेसिक स्ट्रक्चर जिसे कोई छू भी नहीं सकता। यही वो पल था जहां इतिहास ने करवट ली। सुप्रीम कोर्ट ने माना, हां, संसद के पास शक्ति है, लेकिन असीमित नहीं। संविधान की एक आत्मा है, एक ढांचा है, और वही ढांचा भारत के लोकतंत्र की रीढ़ है। इसे आज हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के नाम से जानते हैं। उस एक तर्क ने सत्ता को सीमा में बांध दिया और भारत की आत्मा को बिखरने से बचा लिया। उस दिन कोर्ट रूम में कोई ताली नहीं बजी, लेकिन देश का लोकतंत्र चुपचाप बच गया। और नानी पालखीवाला सिर्फ एक महान वकील नहीं रहे, वो बन गए भारत के संविधान के सबसे बड़े रक्षक। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली तूफान अब आने वाला था। चैप्टर 4, प्रिंसिपल ओवर पावर, द इमरजेंसी। जून 1975। देश में अचानक लाल बत्तियां चमकने लगी, सायरनों की आवाजें गूंज उठी, अखबारों की सुर्खियां चिल्ला रही थीं, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड। भारत की आजादी एक ही रात में चुप करा दी गई। मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, अदालतें सीमित कर दी गईं, असहमति अपराध बना दी गई। सत्ता बिना सवाल के आदेश दे रही थी। इसी दौर में इंदिरा गांधी ने नानी पालखीवाला को अपना वकील बनने का प्रस्ताव दिया। किसी भी वकील के लिए यह सपना होता, प्रधानमंत्री का केस लड़ना, शक्ति के सबसे करीब खड़ा होना। लेकिन नानी पालखीवाला उनमें से नहीं थे। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि देश की आजादी खतरे में है, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने इंदिरा गांधी का केस छोड़ दिया, क्योंकि उनके लिए कानून से ऊपर कोई सत्ता नहीं थी। नानी ने कहा, मैं शक्ति के साथ नहीं, सिद्धांतों के साथ खड़ा रहूंगा। यह फैसला आसान नहीं था, यह सत्ता से टकराने जैसा था, लेकिन यही उनकी असली पहचान थी। वो आदमी जो किसी से नहीं डरता था, न सरकार से, न जेल से, न इतिहास से। उस दौर में जब पूरा देश खामोश कर दिया गया था, नानी पालखीवाला अपने सिद्धांतों के साथ खड़े रहे। चैप्टर 5, द 8,000 करोड़ रुपीस जीनियस, रिलायंस कनेक्शन। नानी पालखीवाला सिर्फ संविधान के रक्षक नहीं थे, वो संख्याओं के भी बादशाह थे। जहां ज्यादातर लोग कानून को शब्दों में देखते थे, नानी उसे अंकों की भाषा में समझते थे। और तभी कहानी में एक नया नाम जुड़ता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। धीरूभाई अंबानी का साम्राज्य तेजी से बढ़ रहा था, मुनाफा बढ़ रहा था, और उसी के साथ सरकार की नजरें भी। एक साल ऐसा आया जब रिलायंस ने हजारों करोड़ का मुनाफा कमाया। सरकार चाहती थी भारी टैक्स, बहुत भारी टैक्स। मामला सीधा नहीं था, यह सिर्फ टैक्स का केस नहीं था, यह समझ, रणनीति और दिमाग की लड़ाई थी। और यहीं पर नानी पालखीवाला पूरी तरह खेल में उतरे। उन्होंने कोर्ट रूम में भावनाएं नहीं रखी, उन्होंने तकनीक रखी, इतनी गहरी, इतनी बारीक कि बड़े बड़े सरकारी अफसर भी चकित रह गए। नानी ने कानून की हर धारा, हर छूट, हर प्रावधान को शतरंज की चाल की तरह इस्तेमाल किया। हजारों करोड़ के मुनाफे पर भी रिलायंस ने कानूनी तरीके से लगभग कोई टैक्स नहीं दिया। यह टैक्स चोरी नहीं थी, यह टैक्स प्लानिंग थी, कानून के भीतर रहकर कानून से जीत। उस दिन सरकार हार गई और देश ने देखा, नानी पालखीवाला सिर्फ कोर्टरूम जीनियस नहीं थे, वो ऐसे खिलाड़ी थे जो शतरंज में हमेशा चेकमेट जानते थे। और यहीं से उनकी गिनती सिर्फ महान वकीलों में नहीं, बल्कि भारत के सबसे तेज दिमागों में होने लगी। चैप्टर 6, द लेजेंड्स लास्टिंग इको। क्या आपने कभी किसी वकील को स्टेडियम भर लोगों के सामने बोलते देखा है? बॉम्बे का ब्रेबॉर्न स्टेडियम, हजारों लोग, न कोई मैच, न कोई तमाशा, सब वहां आए थे सिर्फ एक आवाज सुनने, नानी पालखीवाला। जो इंसान कभी हकलाता था, आज उसकी हर पंक्ति लाखों दिलों तक पहुंच रही थी। उनका बजट भाषण सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं था, वो देश से संवाद था। नानी जब बोलते थे तो लोग ताली बजाने नहीं, सोचने के लिए चुप हो जाते थे।
जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान की रक्षा की, उसी ने भारत को आर्थिक समझ भी दी। 2002 में 82 वर्ष की उम्र में वो खामोशी से विदा हो गए। नानी पालखीवाला ने हमें सिखाया, फ्रीडम इज नॉट फ्री, समवन हैज टू फाइट फॉर इट। और आज जब मौलिक अधिकारों की बात होती है, जब संविधान की आत्मा की चर्चा होती है, तो हर तर्क, हर बहस कहीं ना कहीं नानी पालखीवाला से होकर गुजरती है। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे, वो एक चेतावनी थे, वो एक प्रेरणा थे। और यही वजह है कि नानी पालखीवाला आज भी हमारे लोकतंत्र में जिंदा है। एन इमॉर्टल लेजेंड। जय हिंद। फॉलो स्मार्ट फाइनेंस बाय प्रेम। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू।